हेलो, नमस्ते, राम राम। मैं आकाश, आपका आकाश मैथ्स पे स्वागत करता हूं। यहां पे मैं आपको सरकारी नौकरी में पूछे जाने वाले गणित के सवालों को बेहद ही कम समय में और बहुत ही इजी ढंग से करना सिखाता हूं, जिससे आप अपने एग्जाम में मैथ्स के सभी सवालों को बेहद ही कम समय में करके सफलता सुनिश्चित करेंगे। अतः इसके लिए आप जुड़े और जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें। आज की इस वीडियो में हम एमटीएस प्रीवियस ईयर के चुटकी में क्वेश्चन सॉल्व सीरीज का अगला पार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम आज 14 जुलाई 2022 को पूछे गए प्रश्नों के नंबर सिस्टम और उसके आसपास के सवालों को शानदार ढंग से टॉपिक वाइज सॉल्यूशन करेंगे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियोज में सारे वीडियो जो ऐसा करता आ रहा हूं, आप उसे देखें, सीखें और समझे। तो इसमें हम एक बड़ा ही इजी सा सवाल कर रहे हैं। ये करने की वजह ही यही है कि इसे तो सब करेंगे, लेकिन आप 1-2 सेकंड के अंदर में करके और चेहरे पे जो आपकी मुस्कान आएगी वो देखने लायक होगी। क्योंकि मैं वो तरीका ही सिखाने के लिए तो आया हूं। वो ये है कि निम्न समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आ सकती है। अब चारों ऑप्शन जो हैं लगातार हैं और यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे, उसके बाद आंसर निकालेंगे तो नहीं, आप करते आए होंगे, अब नहीं करना है। ये कुछ भी आएगा उसमें हम 13 से गुना कर रहे हैं तभी तो ये आ रहा है। तो इन सभी में से 13 में से हम भाग दे देंगे, कोई ना कोई कट करके ये आ जाएगा। करना ही नहीं है इसको, हम 13 से जैसे ही भाग देंगे। लगातार हैं और बहुत ही सीधी और सुलझी सी चारों संख्याएं हैं, तो किसी भी एक को हम भाग देंगे तो चारों लगातार हो जाने की वजह से वो पता चल जाएगा। तो चलिए हम 415 पहले ऑप्शन को ही देते हैं। 13 से भाग, 13 तिया 39, 2 उतरा 25 हो गया, 13 दूनी 26 होना चाहिए था, यानी एक ज्यादा 416 इसका आंसर होगा। अब आप देखिए, ध्यान से समझिए कि ऐसे ही आपको करना चाहिए था या करेंगे आने वाले एग्जाम में, इस वर्ष के एग्जाम में आपको करना ही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। आगे हम ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे, आप बने रहिए। तो दो संख्या के एलसीएम और उन संख्या के योग का अनुपात 12:7 है। यदि उनका एचसीएफ 4 है तो दोनों संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो एचसीएफ 4 है तो संख्याएं क्या हम मानते हैं? हम मानते हैं 4x 4y। आप ध्यान में रखें, ऐसे ही आपको संख्या मानना है जब एचसीएफ दिया रहे। तो 4 एचसीएफ है तो 4 में कोई वेरिएबल, एक और वेरिएबल लगाएंगे, वो दोनों संख्याएं बन जाएगी। तो इसका जैसे ही हम गुणनफल निकालेंगे, गुणनफल हमसे पूछ रहा है, तो गुणनफल क्या होगा? 16xy। क्यों मैं कर रहा हूं? आज के बाद से आप भी ऐसे करेंगे, देखेंगे। जैसा मतलब देश वैसा वेश, मैं बार बार ये बोल रहा हूं। तो जैसे सवाल वैसे कॉन्सेप्ट, तभी चुटकियों में सॉल्व होगा। एक ही तरह की चीजें हर जगह घुसड़ने से मजा नहीं आता। आपको हर बार क्या एक ही तरह का खाना खाना पसंद है? तो जब खाना तक पसंद नहीं है, एक तरह का डेली खाना, तो सवाल एक तरह से करने से कैसे काम चलेगा? तो अरुचि बनता है, रुचि उस तभी बनता है जब खाना बदलते रहते हैं। तो उसी तरीके से सफलता तब मिलेगी जब आप जैसे सवाल में वैसा ही कॉन्सेप्ट मेथड लगाएंगे और चुटकियों में करेंगे। तो जैसे ही गुणनफल हमें ये निकालना है, हमें 16xy निकालना है। तो आप एक बार गौर करेंगे, इधर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 16 दहा को 160 और 16 दूनी 32, सिर्फ 192 ही इसमें ऐसी संख्या है जो 16 से विभाजित है, इसलिए 192 इसका आंसर होगा। 192 और करने की जरूरत ही नहीं है। मतलब ऐसे ही जब आप प्रैक्टिस में रहेंगे तो आपको पता चलेगा देखते के साथ ही। जैसे कैसे पता चला मुझे कि मैं जैसे ही देखा तो 160 से लेकर के 200 के बीच में सारी संख्याएं हैं। तो हमें ये आसान, बहुत ही आसान है चेक करना 16 से कि 160 नहीं लगा तो फिर तुरंत देखेंगे 16 और जोड़ेंगे तो 176 वो भी नहीं लगा। जैसे ही 16 तो 16 दूनी 32, 192। मतलब ये चुटकियों में होता है, दिमाग आपका दौड़ने लगेगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए इस सवाल को ही बेहद शानदार ढंग से करते हैं कि प्रश्न है 14 और 61 के बीच उन सभी संख्याओं का औसत क्या होगा जो 5 से विभाज्य है, 5 से डिविजिबल है। तो ये संख्याएं अगर बहुत बड़ी होती तब तो कुछ इसमें चेक करना भी पड़ता, कितनी संख्याएं नहीं है वो तो दिख जाएगा। जैसे इंडिकेटर किसी का जलता रहता है तो लाइट बकबुक दिखता है, वैसे ही आपको दिखेगा कि पहली संख्या 15 होगी,
दूसरी 20 होगी। हम आगे ऐसे लिखेंगे नहीं, ये समझाने के लिए दूसरा भी मैं लिखा। और सबसे लास्ट में क्या होगा, 60 होगा। यही संख्याएं जो है वो 14 और 61 के बीच जो 5 से विभाज्य है, इसका औसत हमसे पूछ रहा है। तो आप ये देखो कि 5 से जैसे ही भाग देंगे तो ये 3 4 ऐसे ही करते करते 12 तक जाएगा। ठीक है, 3 4 ऐसे करते करते ये 12 तक जाएगा। तो मतलब ये टोटल 10 संख्याएं हैं। तो हमें उससे मतलब नहीं है। आप अक्सर ऐसा करते आए होंगे कि 10 संख्याएं हैं तो इसको ऐड करेंगे, ऐड करने का एपी का आपको फार्मूला पता है। तो यही मैं कह रहा हूं कि इतना ऐसे पेचीदा करने से आसान तरीके आपको बताऊंगा कि ये 5 का जैसे सब में से आप 5 5 5 निकाल लोगे, 5 5 5 निकाल लोगे तो यहाँ क्या बचेगा। जैसे इसे मैं समझाने के लिए फिर से कर रहा हूं कि लोग ऐसे ही लिखेंगे ना, 15 20 प्लस 25 प्लस ऐसे ऐसे प्लस 60 ऐसे ही जाएंगे। और लोग इसको क्या करेंगे कि फिर 10 से भाग देंगे। ये टोटल 10 ही है, 60 तक 12 होते हैं, 5 10 नहीं है इसमें, यानी 10 है, तो 10 से भाग देंगे। तो मैं क्या कर रहा हूं कि जब भी ऐसे आपको दिखे तो आप 5 निकाल लो। जैसे ही आप 5 इसमें से कॉमन लोगे तो यहाँ से भी 5 निकलेगा, यहाँ से भी, तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा। अब ये लगातार संख्याएं हो गई और इसका औसत क्या होगा, इसका हम सिर्फ निकालेंगे औसत। तो 3 प्लस 12/2 यही होता है लगातार संख्याओं का पहला प्लस अंतिम बटा 2। अब ये आया तो हम सब में से 5 निकाले हैं तो हम 5 से गुना कर देंगे, बस यही करना है आपको। तो 15 ये 7.5, तो 7.5 में जैसे ही 5 से गुना करेंगे तो 37.5। ये सिखाने के लिए मैं आराम से ऐसे कर रहा हूं। और इसके बाद से जब आपको पता होगा तो अच्छा ये हो जाएगा 12 से लेके 60, 15 से लेके 60 तक जाएगा, यानी 3 होगा प्रथम, 5 15 और 12 25 60 12 होगा। तो 3 में हम जैसे ही 12 जोड़ेंगे तो 15, 15/2 7.5। अब जो भी निकालना हो, अगर ये 5 से गुना कर देंगे। अब इसकी जगह हमसे पूछता कि कोई भी मान लीजिए कि बोलता कि 10 के गुणज, 5 का गुणज बोला, 10 का बोलता, तो हम ऐसे ही करते कि 10 का तो होता तो जो प्रथम और आखिरी आता, जैसे हमसे पूछ दे कि 25 से लेकर के 100 के बीच के 10 के जो गुणज हैं उनका औसत, तो यहाँ पहला 30 होगा। और इसके मान लीजिए कि यहाँ 101 कर देता हूं आपको समझने के लिए कि 100 तक होता तो 100 को इन्वॉल्व करते, 101 के बीच यहाँ 100 होगा। तो जैसे ही 10 से भाग देंगे तो ये 3 आएगा और ये क्या आएगा, तो 10 आएगा। तो ऐसे भी हमको पता है कि 100 तक 10 संख्याएं होती है, 10 20 शामिल नहीं है, यानी 8 है, 8 है यहाँ से यहाँ तक। तो हम इसका क्या करेंगे कि 3 प्लस 10 13/2, 13/2 यानी 6.5, और 6.5 में हम 10 से गुना करेंगे तो 65 इसका औसत होगा। बस आपको ऐसे ही करना है। और नहीं तो आप जोड़ सकते थे कि जो जोड़ने का मैं बोल रहा हूँ कैसे कि 30, मतलब दिखाने के लिए, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आपका मैं ऐसा कर रहा हूँ कि 40 50 60 70 80 90 100। आपको कॉपी पर सीखने में अपने घर पे, रूम पे, रेंट पे, जहां भी आप रह रहे हो वहां समय दे देना है, ताकि वो समय एग्जाम में ना देना पड़े, एग्जाम में समय बचाना पड़े। अब राम 2 3 4 5 6 7 8, हम 8 से भाग देंगे तो 3 4 7, 5 12, 6 18, 7 25, 8 33, 10 43 और 9 52/520 ये 8 आएगा। 8 से जैसे भाग देंगे 8 6 48, तो 4 बटा बचा 8 बचे 40। ये 65 वो 65, क्या बदल जा रहा है, एक ही तरह का तो दिख रहा है। यहाँ भी 65, 6 के बाद 5 है, यहाँ भी 6 के बाद 5 है। तो मेथड बदलने से या समय लगा करके बनाने से आंसर नहीं बदलता, आंसर वही आता है। तो सबसे शॉर्टकट रास्ता तय करेंगे और सबसे आसान रास्ता भी तय करेंगे। बढ़ते हैं आगे। अब हम अगले प्रश्न को करते हैं। ये एमटीएस के हिसाब से एक अच्छा प्रश्न है, एमटीएस के लेवल के हिसाब से एक अच्छा प्रश्न माना जाएगा। प्रश्न है कि अब से 5 वर्ष बाद ए, बी और सी की आयु का अनुपात 3:5:5:5:2 होगा। उनकी वर्तमान आयु के वर्गों का योग 525 दिया है, तो बी की वर्तमान आयु क्या होगा। जैसे वो दिया कि ए बी सी, हम लिख लेते हैं। लिखने में समय दे देना है, सीखने में समय देना है, ताकि एग्जाम में न देना पड़े। 5 वर्ष बाद क्या होगा अनुपात कि 3 होगा, 5 होगा, 2 होगा। तो और क्या बोल रहा है कि उनकी
वर्तमान आयु के वर्गों का योग 525 है, इसको हम लिख लेते हैं। तो बी की वर्तमान आयु क्या होगा, इसे हम ऑप्शन से करते हैं। बी की वर्तमान आयु अगर मान लीजिए कि 20 होगा तो 5 वर्ष बाद क्या होगा, 25 होगा। बी की वर्तमान आयु अगर ऑप्शन के हिसाब से 20 होगा तो 5 वर्ष बाद 25 होगा। ठीक है, तो 5 वर्ष बाद 25 होगा तो ये 5 से गुना हो रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ये 5 वर्ष बाद का है। तो वर्तमान में क्या होगा इनका कि बी तो 20 का हमें पहले से ऑप्शन से ही लेके चल रहे हैं, इसमें 5 घटेगा ये 10, इसमें 5 घटेगा 5। अब इसके वर्गों का योग अगर 525 आ जा रहा है तो ऑप्शन सही है। तो इसके वर्गों को करेंगे तो 100 और 200, 400, 500, 525, यानी कि ये सही है। तो इसका आंसर 20 होगा। आप करते हैं इस प्रश्न को, पांचवे को। रोहित शर्मा आ गए हैं, सबसे ज्यादा दोहरे शतक मारने वाले। रोहित शर्मा ने अपनी पिछली 5 पारियों में 58 रन की औसत से रन बनाए हैं, पिछली 4 पारियों का दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि इन 5 में पहली पारी में वो कितना रन बनाए थे। बस मैं आपको पिछले वीडियोस में ऐसा बहुत शानदार ढंग से इसे समझाया हूँ, मैं बताता हूँ इसे कैसे सॉल्व करेंगे। अब आप ऐसे समझ ले कि एक टोकरी में भाई वो उनके रनों का औसत रखा हुआ है, पहले में आपने मारा उसको रख दिया, दूसरे में मारा रख दिया, तीसरे में मारा, सब ऐसे 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 रख दिया। हम वो समझ रहे हैं कि चलो 58 के हिसाब से आपने सब में मारा है, औसत का मतलब यही होता है 58 के हिसाब से रखा हुआ है। तो पिछली 4 पारियों का मतलब वो 58 है, लेकिन वो क्या है कि उसमें से आप निकाल के फेंके बाहर, रोहित शर्मा के रनों को आप टोकरी में से निकाल के फेंक दिया। तो दूसरी पारी का 42 रन आपने निकाल के फेंका, औसत के हिसाब से 58 रन आपको फेंकना चाहिए था, लेकिन आपने क्या फेंका, 42 फेंका, यानी कितना रख लिया टोकरी में, बेईमानी किया है आपने, बेईमानी। तो 42 तो ये हो गया कि 16 आपने रख लिया। दूसरे पारी का भी, अगले पारी का भी आपको 58 फेंकना चाहिए था, लेकिन आपने फेंका 56, 2 रख ही लिया टोकरी में। और अगले पारी का आपको 58 फेंकना चाहिए था, लेकिन जो आप रख रहे थे तो आप पे आरोप लगा बेईमान बेईमान, तो आपने कहा तो ले 58 की जगह आपने 72 फेंक दिया और 14 ज्यादा फेंक दिया। तो फेंक दिया तो 14 घटाएंगे, 14 ज्यादा फेंक दिया तो फिर आपकी आलोचना हुई कि ये ज्यादा फेंकेगा, रोहित शर्मा के फैंस आप पे पत्थरबाजी करने लगे। तो आपने क्या किया कि ले भाई अब की 58 के जगह 40 से फेंकते हैं और 18 टोकरी में रख लेते हैं। तो ये 4 पारियों का हर हिसाब आ गया, लेकिन जो ये पहली पारी है जिसका नहीं दिया हुआ है उसका 58 तो उस टोकरी में है ही, औसत के हिसाब से 58 तो है ही। ये हमने 4 पारियों का हर हिसाब किया तो क्या आया कि 14 जैसे ही घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2, तो 2 2 4, 18 4 22। आप जोड़ सकते हैं जैसे भी आप जोड़े, जैसे 14 इसमें से हम घटा देंगे तो ये 2 बचेगा, ये 4 हो गया, 18 4 22 हो गया, और जैसे ही 58 में हम 22 जोड़ेंगे तो 80 आएगा। टिक करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। इस कॉन्सेप्ट को आप सीखे ध्यान से, आपको मैं कई तरीके से कहानियों के द्वारा इसे समझाया हूँ, सीखे समझे, और चुटकियों में आप बड़े से बड़े सवाल को भी चुटकियों में फिर करने लगेंगे। बढ़ते हैं आगे। इनको करवाने का सबसे मेन वजह यह है, कारण ये है कि इसमें आपको कुछ नॉलेज मिलेगा, कॉन्सेप्ट ज्ञान मिलेगा, जिसे आप नोट करेंगे, याद रखेंगे, क्योंकि ये कभी भी पेपर में आपके काम आ सकता है। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए। तो हमें प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के, या प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग तो हमें पता है क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। ठीक है, ये हो गया कि प्रथम n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग हो गया। अगर इसका हम औसत निकालेंगे, इसी का हम औसत निकालेंगे तो औसत क्या होता है, जितनी संख्याएं होती है उससे हम भाग दे देते हैं। तो यहाँ n संख्याएं हैं तो n संख्याओं से हम भाग दे देंगे, n संख्याओं से भाग दे देंगे तो 6n होगा, n से n जाएगा तो ये क्या आ गया, n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। आपको याद रखना है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग
का वर्गों का औसत क्या होगा, तो n+1 इंटू 2n+1/6 होगा। अब हमसे पूछ रहा है कि प्रथम 5 का, तो 5 का क्या होगा कि यहाँ 6 हो जाएगा और ये 5 दूनी 10 1 11 हो जाएगा और 6 से जैसे ही भाग देंगे 11 को हम टिक करेंगे और इसे आप नोट करेंगे, याद रखेंगे, बड़े काम की चीज़ है। आपको नंबर ऐसे ही दिलवाएगा, नहीं तो आप करते रह जाओगे, याद नहीं रहेगा तो होना ही नहीं है। बढ़ते हैं आगे, इस प्रश्न को करते हैं 7वें प्रश्न को कि निम्न में से वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 150, 270 और 180 को पूर्णतः विभाजित करती है। हाँ ठीक है, सबसे बड़ी पूछ रहा है तो यहाँ तो 30 दिख रहा है, 30 को हम टिक करेंगे। लेकिन अगर ना दिखे तो कैसे करेंगे ये सिखा देता हूँ आपको कि 150 है, 270 है और 180 है। तो जिन दो संख्याओं के बीच सबसे मिनिमम डिफरेंस हो वो डिफरेंस को निकालते हैं। तो यहाँ हमें पता चल रहा है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस 30 है। सबसे मिनिमम जो हो आपको ध्यान देना है, ये डिफरेंस की बात कर रहा हूँ मैं, जो सबसे मिनिमम है वो 30 है, बाकी सबके बीच सब में डिफरेंस ज़्यादा है। तो यहाँ वो HCF को पूछ रहा है, ऐसी सबसे बड़ी संख्या वो HCF ही होगी। HCF को सवाल को पूछने का ये तरीका है। तो आप ध्यान रखो कि जो सबसे मिनिमम डिफरेंस होगा उन 2-3 संख्याओं में 2 के बीच का, वही या तो उसका कोई ना कोई फैक्टर ही HCF होगा। तो यहाँ 30 ही है तो 30 का हम चेक करेंगे। चेक करना पड़ता है कि अगर ये ना हो तो इसके अगले फैक्टर पे जाएंगे, यानी 15 को हम चेक करेंगे। तो 30 से सारे कट रहे हैं तो 30 को हम टिक आउट करेंगे, यानी जब वो ना दिखे तब। ऐसे ईजी में तो ईजी पीजी में तो ऐसे ही दिख जाएगा। तो देखते के साथ ही आप टिक करेंगे। बढ़ते हैं आगे, हम लोग इस 8वें प्रश्न को करते हैं। बड़ा इजी है, आपको सिखाऊंगा शानदार ढंग से करने का। पढ़िए कि रमेश और सुरेश की आय का अनुपात 5:7 है, उनके व्यय का अनुपात 1:2 है। तो उन 1000 की बचत करता है। तो सुरेश का पूछ रहा है, ये आय है और उसका अनुपात है, ये खर्च का है, व्यय लिखा हुआ है। अब आय में से व्यय घटाएंगे तो क्या बचाएगा, हमें बचत आएगा। यही तो होता है, जितना आपने कमाया, जितना खर्च किया, जो बच गया जो शेष। तो यही है कि वो बोल रहा है कि प्रत्येक 15,000 बचा रहा है, यानी यहाँ और यहाँ दोनों जगह बराबर बराबर आना चाहिए। अनुपात में वो बराबर आएगा क्योंकि वो बराबर बराबर बचत कर रहे हैं। तो इसका हम अंतर देखेंगे कि यहाँ 4 आएगा, इसमें से निकालेंगे तो 5 में से 1, और 7 में से 2 निकालेंगे तो 5 आएगा। यहाँ 4 आ रहा है, 5 आ रहा है। बचत और बचत का अनुपात अलग अलग नहीं आना चाहिए, क्योंकि बचत तो वो दोनों बराबर बराबर कर रहे हैं, तो ये अनुपात बराबर होना चाहिए। तो इसको बराबर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ऊपर वाले के अंतर से नीचे वाले में गुना और नीचे वाले के अंतर से ऊपर में गुना। तो ऊपर वाले का अंतर कितना है, 5 और 7 में 2 का, तो हम 2 से दोनों में गुना कर देंगे। इनके दोनों के बीच का अंतर क्या है, 1, तो 1 से गुना करे या न करे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप ये देखें कि नया क्या है कि 2:4 है। अब 5 में से आप 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 3 बचेगा, और 7 में से 4 निकालेंगे भी तो आप 3 बचेगा। ये बराबर आ गया ना। ये मैं सिखाने के लिए आपको कर रहा हूँ, इतना करने की जरूरत नहीं है। तो यही आय और व्यय के बीच का जो अंतर 3 आया, यहाँ लिखिए, यहाँ लिखिए, कोई ये दोनों एक ही चीजें हैं कि 3 आया। तो यही 3 जो है 15,000 के बराबर है। एक्चुअल में ये 15,000 के बराबर है। हम ही वो बोल रहे हैं, यहाँ से भी 3 ही आएगा, हर जगह बैलेंस कर दिए वो 3 ही आएगा। कि अच्छा तुम आय जो है तुम्हारा, उसमें से जो तुमने खर्च किया, जो बचा कितना कि 7 कमाया तुमने, 4 खर्च किया तो 3 बचाया। ये 3 एक्चुअल में 15,000 के बराबर है। तो हमसे पूछ रहा है कि सुरेश की आय, तो सुरेश का आय 7 है, तो 3 पचे 15, तो 7 पचे 35,000 वो कमाता है। लगता है CHSL में था क्या वो सुरेश। तो हम ऐसे टिक करेंगे। जब अप्लाई करेंगे, सीखने में आपको समय लग सकता है, अप्लाई करेंगे तो बड़े इजी पीजी में आप कर देंगे इसे। बढ़ते हैं आगे, इसे भी सॉल्व करते हैं आसान ढंग से। प्रश्न है कि 4 kg मिश्र धातु का 1/2 हिस्सा लेड और टीन है और शेष टीन है। 5 kg के एक अन्य मिश्र धातु का 1/6 हिस्सा लेड है और शेष टीन है। इन दोनों मिश्र धातुओं को मिला दिया जाए तो नए बनने वाले मिश्रण में लेड और टीन का क्या होगा। चलिए, लेड का लेड लिख दिया मैं, टीन का टीन लिख दिया। मतलब आपको लिखना नहीं है, आप बस सांकेतिक भाषा में कूट भाषा में लिखेंगे इसे।
तो यह है कि 4 kg का है, उसमें 1/2 लीड है, मतलब आधा लीड है, तो लीड कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, टीन जो इसका बचा, टीन जो इससे इधर टीन में 2 बच गया। अब 5 kg वाले में लीड कितना है, तो 5 kg वाले में 1/6 है, यानी 5 गुने 1/6, 5/6 लीड है। और शेष टीन है, तो शेष कितना बच गया, 5/6, 1/6 और 5/6 यही होगा। तो शेष जो 5/6 बच गया, 5 kg का 5/6 करेंगे ऐसे, तो इसको क्या लिख दे रहा हूं मैं एक ही बार में, 25/6 लिख दे रहा हूं। अब हम इसे निकालेंगे, 6 दूनी 12, 5 17, 17 सिर्फ इसमें दिख रहा है पहला पद में, हम इसे टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। दूसरा निकालने की जरूरत ही नहीं है, समय नहीं बर्बाद करना है, यही मैं आपको कॉन्फिडेंस दिलाने आया हूँ। इसे करते हैं एवरेज का, और मतलब नंबर सिस्टम एवरेज को मिक्स करके, इसीलिए मैंने नंबर सिस्टम के आसपास का ये टॉपिक बोला था। तो इसे करते हैं कि 8 क्रमांकित विषम संख्याओं का औसत 16 है। यदि दी गई 8 विषम संख्या में से सबसे छोटी से ठीक पहले वाली विषम संख्या को भी शामिल कर लिया जाए तो नया औसत क्या होगा। मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि जैसे ही क्रमागत संख्याओं का औसत दे तो जो औसत होता है वो ठीक सबसे बीच वाली होता है। यानी कि आप ऐसे समझो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो ये 16 यहाँ होगा। और विषम संख्याओं इन दोनों के बीच का अंतर 2 होता है, तो इसमें जैसे ही हम 1 जोड़ेंगे तो 17 और इसमें जैसे ही घटाएंगे तो 15। ये हो गया चौथी और 5वें स्थान पर वाली। तो हमसे पूछ रहा है, हम सबको लिखने नहीं लगेंगे, हमसे पूछ रहा है कि सबसे छोटी, तो ये 15 है, तो ये क्या होगा, ये 13 होगा, ये 11 होगा और ये 9 होगा। तो इससे पहले क्या होगा, 7 होगा। तो 7 को भी अगर शामिल कर लिया जाए तो नया औसत क्या होगा, औसत 16 है। अगर इसका मान भी 16 होता तो औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस बेचारे का मान 7 है, जो इससे कितना कम है, इससे 9 कम है, इससे 9 कम है। तो ये 9 जो कम है इसका असर सभी पे होगा। 8 पहले से थे और एक ये भी आ रहा है रोटियां चबाने, तो ये 9 पे असर पड़ेगा, 9 का रोटियां घट जाएगा 16 से और ये हो जाएगा 15। 15 को हम टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब बोर्ड पे जो 11वां प्रश्न है उसे हम लोग करते हैं। प्रश्न है कि 2 संख्या इस प्रकार है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की 5 गुनी है। यदि पहली संख्या तथा दूसरी संख्या के बीच का अंतर 120 है तो दोनों का औसत ज्ञात करें। तो बस इसे भी वही चुटकियों का खेल है सेकंडों में। पहली संख्या अगर 1 है तो दूसरी 5 गुनी है, यानी 5 होगा, तभी तो एक ये 5 गुनी है। आप ऐसे बस लिख लो। फिर पहली संख्या एवं दूसरी संख्या के बीच का अंतर यहाँ 4 है, लेकिन ये बोल रहा है कि क्वेश्चन में एक्चुअल में वो क्या है, 120 के बराबर है। तो इनका औसत पूछ रहा है, तो इन दोनों का औसत क्या होगा, औसत 3 के बराबर होगा। 1 + 5 6/2 3, तो 4 का मान 120, तो 4 तिया 30 तिया 90, यही 90 होगा। इसे टिक करेंगे, है ना जी। एक और बेहद ही जी प्रश्न, आपको अक्सर ऐसे प्रश्न देखने को मिलते हैं, इसे हम भी चुटकियों में करना सीखते हैं। प्रश्न है कि प्रोपोर्शन में दिया हुआ है कि अनुपात बी है और प्रोपोर्शन में बी अनुपात सी है, तो इस तरह का होने पे ए बी सी को सतत अनुपात में माना जाएगा। 1 7 25 में प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि परिणामी योगफल उसी क्रम में सतत अनुपात में हो। जब भी प्रोपोर्शन में होता है तो हमें तो पता ही है, मंगल ग्रह वालों के को भी पता चल गया है कि b² = 4ac के बराबर होता है। तो अब वो वही कहना चाह रहा है कि हम साथ में क्या जोड़ेंगे कि इसका स्क्वायर करेंगे। ये होने का मतलब, प्रोपोर्शन का मतलब यही हो रहा है कि 1 में भी वही संख्या जोड़ने पे इसका जो मल्टीपल होगा 25 में भी वही संख्या के जोड़ने के मल्टीपल के बराबर होगा। यहाँ समझने के लिए मैं कर रहा हूँ, बाकी आप जोड़ करके तुरंत कर सकते हो। जैसे आप मान लो कि अब 4 जोड़ते हो तो 7 4 11 हो जाएगा, इसका स्क्वायर 121 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ 4 जोड़ोगे तो 5 और ये 29 में 5 जैसे भी जोड़ोगे तो यूनिट डिजिट गुना करोगे तो यूनिट डिजिट 5 आना है, तो ये होने से रहा। वैसे ही आप 5 यहाँ लेकर के आओगे तो 7 5 12 का 144। अब यहाँ 5 करोगे तो 6, यहाँ 5 करोगे तो 1 यूनिट डिजिट का मैं बात कर रहा हूँ। तो जैसे ही यहाँ 6 यूनिट डिजिट 1, दोनों को गुना करोगे तो यूनिट डिजिट तो मैं 4 आने से रहा, तो ये भी नहीं होगा। अब 2 पे आते हैं, 7 दूनी 9, 9 मा 81, ये हो जाएगा।
यहाँ 2 आएंगे तो ये 3 और 25 2 27, 27 3 81, यानी कि ये सही हो रहा है। तो 2 को हम टिक करेंगे। अब ध्यान से देखें कि मैं क्या, एक बेहद ही इजी प्रश्न को हम करते हैं। प्रश्न है कि 3 आदमियों वाले एक घर में बिल्ली और कुत्तों की संख्या का अनुपात 1:2 है। यदि घर में पैरों की कुल संख्या 42 है तो बिल्लियों की संख्या ज्ञात करें। आप ध्यान में रखो कि आपको सारे सवाल 2022 में जब ऐसे इजी सवाल पूछे गए हैं जो आपको लगेगा अब बनना सीखने के बाद करना आसान होगा, तो इस बार भी आप करेंगे, ये भरोसा रखें। तो जैसे इसमें बोला कि 3 आदमी है तो 3 आदमी के कुल कितने पैर होंगे? 6 पैर। तो जैसे ही हम 42 में से 6 घटा देंगे तो ये टोटल जो पैर शेष बचेंगे 36, वो सिर्फ अब बिल्ली और कुत्ते को होंगे। और बिल्ली और कुत्ते को 4-4 पैर होता है। अब ना आदमी 1 पैर का है ना बिल्ली 3 पैर का है, वो नहीं लेना है मैथ्स में, ये नहीं। तो यहाँ हम जैसे ही 4 से भाग देंगे तो ये कुत्ते और बिल्लियों की कुल संख्या निकल जाएगी कि 9। जानवरों की चौपायों की संख्या 9 है। अब बोल रहा है कि अनुपात में यही जो है 3 के बराबर है। 1 + 2 3 के बराबर है, यानी 3 जो है 9 के बराबर है अनुपात वाला। तो पूछ रहा है हमसे बिल्ली की संख्या, तो बिल्ली 1 है तो 1 का वैल्यू 3, 3 को हम टिक करेंगे। बेहद ईजी। करते हैं आगे। आज के इस वीडियो का अंतिम प्रश्न हम करते हैं जो एमटीएस के हिसाब से अगर आप सॉल्व करने बैठेंगे तो बेहद ही अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा। लेकिन जब मैं आपको सिखा रहा हूं तो आपके लिए तो ये भी फुस के समान होगा कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 60, 84 और 96 से विभाजित करने पे 28, 52 और 64 शेष प्राप्त होता है। जब भी आप 60 से किसी संख्या को विभाजित करने पे 28 शेष बचने का मतलब है कि उस संख्या का यूनिट डिजिट 8 तो होना ही होना है, क्योंकि 60 के सारे मल्टीपल तो 0 होंगे उसका यूनिट डिजिट, और शेष 28 देने के लिए तो संख्या में 8 होना जरूरी है। तो इस हिसाब से सिर्फ 3318 और 3328 2 ही संख्या बचा। अब इसे 60 से भाग देना कितना आसान है। 60 से जैसे ही भाग देंगे आप तो ये 3300 है तो 3300 तो पूर्णतः विभाजित होगा 60 से। 3000 और फिर 300 बचेगा, फिर वो 55 बार में वो पूर्णतः विभाजित होगा। अब 3300 पूर्णतः विभाजित है तो आपको अब क्लियर दिख रहा होगा जब मैं ऐसा बोला तो कि सिर्फ 3328 ऐसी संख्या बच रही है जिसे आप जब 60 से या किसी से भी जब एक सेटिस्फाई कर रहा है तो किसी से भी आप भाग देंगे 84 से 96 से, तो उसका आंसर यही आना है कि 3328 को जब आप इससे भाग देंगे तो वो 28, 52 तथा 64 शेष देगा। तो अब अगले वीडियो में मिलते हैं। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। इस बार अपॉर्चुनिटी नहीं जाने देना है। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।